वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो बिल्कुल साथियों, वक्त है, समय है, उससे लड़ करके आपको अपना नसीब बदलना है। और कल क्या होगा उसको नहीं सोचना है, केवल आज मेहनत करनी है। और क्या पता कल वक्त खुद अपनी आपकी तकदीर है उसको बदल देगा और आपको सफलता प्रदान कर देगा। तो बिल्कुल उसी सफलता के श्रेणी में हम तैयार हैं शिक्षण अभिरुचि की आज की 5वें मॉडल पेपर के साथ, जो बीएसटीसी और पीटीईटी 2022 के लिए होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे 30 से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल चलिए अपन क्लास को करते हैं शुरू, और आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। आत्मा अनुभूति के पलायन का प्रमुख कारण होगा, यानी आत्मा अनुभूति के पलायन का प्रमुख कारण क्या है? स्व की भावना का अभाव, यथार्थता का अभाव, सामाजिकता का अभाव, या पूर्व अनुभवों का अभाव। तो आत्मा अनुभूति का मतलब है स्वयं का, खुद का। किसका भाई? स्वयं का। तो क्या होगा? स्व भावना का अभाव होने पर आत्मा अनुभूति के पलायन का प्रमुख कारण है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आत्मा अनुभूति यानी खुद की अनुभूति। समझ में आ गई होगी बात। चलिए, यदि छात्र में सीखने की उत्सुकता उपस्थित है तो ये सिद्ध होता है कि वह, एक छात्र है उसमें सीखने की उत्सुकता है, वो सीखना चाहता है, तो ये क्या सिद्ध करता है? सीखने की प्रेरणा रखता है, या अचेतन प्रेरणा रखता है, या प्रेरणा रहित है, या सीखने की मूल प्रवृत्ति से प्रभावित है। तो यदि छात्र के अंदर सीखने की उत्सुकता बनी हुई है तो इससे क्या भाई साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि सीखने की प्रेरणा रखता है, यानी वो कुछ सीखना चाहता है। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा शक्ति निर्भर करती है, यानी एक विद्यालय के अंदर, एक स्कूल के अंदर छात्रों को प्रेरणा कौन देता है? उसके अंदर किस भाव से प्रेरणा आती, किस वजह से आती है? छात्रों के प्रेरकों की संतुष्टि पर, या छात्रों की आवश्यकता पर, या निहित पुरस्कारों के आकर्षण पर, या छात्रों की महत्वाकांक्षा पर। यानी जो छात्रों के अंदर प्रेरित करने वाला भाव होगा स्कूल के अंदर, वो किस वजह से होगा, किस विधि से होगा? तो भाई आपका सही आंसर है वो है ए, छात्रों के प्रेरकों की संतुष्टि पर। यानी छात्र को जो प्रेरक करने वाले हैं, प्रेरित करने वाले हैं, उससे यदि छात्र संतुष्ट होगा तो ही छात्रों के अंदर प्रेरणा शक्ति है वो बढ़ेगी। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि आप किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बालक के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना, या बालक की असफलता का भय दिखाकर, या बालक की आत्मसम्मान की रक्षा करना, या बालकों को सकारात्मक प्रलोभन देकर। आपको बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, इसमें से कौन सा काम करना आप ठीक समझेंगे? असफलता का भय दिखाकर बिल्कुल गलत है। अपन कहेंगे बच्चे को कि भाई यदि तू नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा, तो बच्चा तो फेल के बारे में ज़्यादा समझता ही नहीं है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं कि वो फेल हो जाएगा क्या होगा। आत्मसम्मान की रक्षा के बारे में बच्चा नहीं समझता है कि भाई मैं पढ़ूंगा तो हाँ मेरा मान सम्मान होगा, क्योंकि बच्चे होते हैं वो मान सम्मान के भूखे नहीं होते हैं। मान सम्मान के भूखे तो ज़्यादा कौन होते हैं? जो किशोर अवस्था में, या माना कि लगभग 20-25 साल के बाद। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बालक के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना मतलब उसके रास्ते बदलना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बालकों को सकारात्मक प्रलोभन देंगे अपन, ऐसी कोई चीज देंगे उनको, या ऐसी चीज का टारगेट देंगे कि यदि आपको सफलता मिलती है ये चीज आपको मिलेगी, तो उससे बच्चा प्रेरित होगा। तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करना है तो आप उसको सकारात्मक प्रलोभन देंगे। चलिए भाई, बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी रुचि संबंधी प्रवृत्तियां, बालकों की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसकी रुचि संबंधी प्रवृत्तियां वो किस ओर चली जाती है? विविध रूपों में विकसित होती है, या निश्चित रूप में विकसित होती है, या गुणात्मक रूप में विकसित होती है, या उपयुक्त? सभी सही आंसर है। बात आपको सवाल समझ में आना चाहिए। बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी जो रुचि संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो किस अनुपात में बढ़ेगी, ये आपको पूछा है। विविध रूपों में विकसित होती है मतलब अलग अलग तरीकों से, या निश्चित रूप में विकसित होती है मतलब धीरे धीरे श्रेणीवार। जैसे मान लो यहाँ पर वो 0 को सीख रहा था तो फिर 1 को सीखेगा, फिर 2 को सीखेगा, फिर 3 को, इस तरह से उसकी रुचि बढ़ेगी। क्रम वाइज, निश्चित रूप से मतलब है क्रम वाइज। या गुणात्मक रूप में, गुणात्मक रूप का मतलब होता है गुणों में, जैसे 1, फिर या मान लो 2 हो गया,
फिर 2 गुणा 2 करेंगे 4, फिर 4 गुणा 4 करेंगे 16, फिर 16 गुणा 64। इस तरह से इस गति से बढ़ती है या उपयुक्त सभी सही है। तो इसका आपका सही जवाब होगा यदि बालकों में आयु वृद्धि के साथ उसकी रुचि संबंधी प्रवृत्तियां हैं वह निश्चित रूप से विकसित होती है, यानी क्रम वाइज होती है, क्रमवार होती है, क्रम से होती है, ये ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप में विकसित होती है, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बालकों को शिक्षा दिए जाने वाले प्रलोभन वास्तव में उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बालकों को जो शिक्षा दिए जाने के प्रलोभन है वो वास्तव में उस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कौन से प्रभाव हानिकारक होते हैं ध्यान रखना है। जब प्रलोभन को एक साधन ना मानकर लक्ष्य मान लिया जाता है, यानी बच्चा मान लेता है कि हाँ भाई मुझे उस तक पहुंचने का, उसको साधन नहीं मान के लक्ष्य मान लेता है, हाँ मुझे तो वो चीज हासिल करनी है। जैसे आपका बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है, आपने कह दिया यदि तो 80% बना लेता है तो तेरे को हम एक मोबाइल लाके दे देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा यदि उस मोबाइल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करके 80% बनाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करेगा उस 80% बना के लेने के लिए वो नकल का सहारा भी ले सकता है और वो अध्यापकों से भी नकल करवाने की कोशिश कर सकता है या किसी को पैसे दे करके भी और 80% बनाने की कोशिश कर सकता है। तो वो क्या कर लेगा भाई, साधन न मानकर लक्ष्य मान ले, तब हानिकारक प्रभाव पड़ता है। या जब प्रलोभन छात्र में स्वार्थपरता को जन्म देता है, जब प्रलोभन मिलता है तो बच्चा स्वार्थी हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है मुझे तो ये प्राप्त करना है। या जब प्रलोभन शैक्षिक आवश्यकताओं को नष्ट कर देता है, उसकी जो पढ़ने की आवश्यकता है उसको नष्ट कर देता है। या जब प्रलोभन छात्र व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन कर देते हैं, यानी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा उस प्रलोभन की वजह से परिवर्तन आ जाता है। तो इसका सही आंसर है वो सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव कौन सा डालेगा भाई, एक साधन ना मानकर लक्ष्य मान ले और उस नकल वगैरह का कोई सहारा लेके वहां तक पहुंचने की कोशिश कर ले। तो यहाँ पर ए आपका सही जवाब है। तब जो प्रलोभन है वो हानिकारक हो सकता है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको ऐसी क्लासें हमेशा मिलती रहे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बालकों में दंड विधान की कौन सी ऐसी निर्णायक स्थिति है जबकि बालकों को अधिकाधिक अधिगम की ओर उन्मुख करना हमारा लक्ष्य है। बालकों में दंड विधान, दंड विधान का मतलब है उनके साथ मारपीट करना या उसको दंड देना, आप समझ रहे होंगे बात। ऐसी कौन सी निर्णायक स्थिति है जबकि बालकों को अधिक से अधिक अधिगम यानी सीखने की ओर उन्मुख करना ही हमारा लक्ष्य है। दंड विधान बालक की त्रुटियों के निराकरण में मदद करे किंतु उसके सही उत्तरों का पुनर्वलोकन करे, या दंड विधान बालक को अधिकाधिक अधिगम को प्रेरित करे, या दंड विधान बालक में भयमुक्त अधिगम को जन्म दे, या दंड विधान बालक में अधिगम शिथिलता उत्पन्न करे। तो आपको बताना है कि कैसा दंड होना चाहिए जिससे बच्चे को फायदा हो, यानी उसको शिक्षा के प्रति वो उन्मुख हो। तो यहाँ आपका सही आंसर है वो ए होगा। दंड विधान बालक की त्रुटियों के निराकरण मदद करना चाहिए, उसकी कोई गलतियां होती है तो उसमें सुधार करने लायक हो और उसके सही उत्तरों का पुनर्वलोकन करे, यानी जो उसने सही उत्तर दिया है तो उसको दोबारा से दोहराए और उसको अच्छे से उसको सिखाए। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला है यदि आप छात्र व्यवहार को पुरस्कार द्वारा पुनर्वलोकित करना चाहते हैं तो क्या उपाय है। आप छात्रों के द्वारा किए गए व्यवहार को पुरस्कार के द्वारा दर्शाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार के तत्काल बाद प्रदान किया जाए, या पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार से पूर्व ही प्रदान कर दिया जाए, या पुरस्कार छात्र को सत्र अंत में प्रदान किया जाए, या पुरस्कार द्वारा छात्र को केवल ढाढ़स बंधाया जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छात्रों को प्रेरित करना है। छात्र व्यवहार को पुरस्कार द्वारा पुनर्वलोकित करने का मतलब है उस पुरस्कार से अन्य छात्र भी सीखे। तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा भाई, पुरस्कार द्वारा छात्र केवल ढाढ़स बंधाया जाए ये गलत बात है। पुरस्कार छात्र को सत्र के अंत में दिया जाए तो तब तक तो वो सफलता है वो फीकी पड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। पुरस्कार छात्रों के उत्तम व्यवहार से पूर्व प्रदान किया जाए, पहले ही प्रदान कर देंगे तो क्या पता वो सफलता प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, ये गलत है। पुरस्कार है वो छात्र के उत्तम व्यवहार के तत्काल बाद में प्रदान किया जाना चाहिए। तो ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रायः प्रत्येक कक्षा में छात्रों में पारस्परिक प्रतियोगी मानकर पाई जाती है, इस प्रतियोगिता के संदर्भ में प्रचलित मान्यता क्या है। यानी प्रत्येक कक्षा में छात्रों में पारस्परिक प्रतियोगी मानकर पाई जाती है, मतलब आपस में बच्चे वो कंपटीशन करते हैं। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में प्रचलित मान्यता क्या है। प्रतियोगी व्यवहार बालकों को उन्नति के अवसर प्रदान करता है, यानी उस प्रतियोगिता से बच्चा है वो ज्यादा पढ़ता है, अच्छे अवसर प्राप्त करता है। या प्रतियोगी व्यवहार बालकों में प्रतिद्वंदिता यानी आपस में टक्कर उत्पन्न करता है। या प्रतियोगी व्यवहार बालकों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। या प्रतियोगी व्यवहार बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो बच्चों के अंदर प्रतियोगिता होती है उससे क्या होता है भाई, उससे बच्चा है वो उन्नति के अवसर प्राप्त
प्राप्त करता है। यदि उसके बीच में अच्छी प्रतिस्पर्धा है कि भाई मुझे इससे अधिक पढ़ना है, मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, तो ये बच्चों के उन्नति के अवसर प्रदान करेगा, यानी वो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए ये आपका राइट आंसर था। अगला है प्रतिभाशाली बालक प्राय होते हैं। प्रतिभाशाली बालक है वो कैसे होते हैं? विशिष्ट योग्यता वाले, सामान्य योग्यता वाले, किसी कार्य विशेष में प्रतिभा संपन्न, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिभाशाली बालक किसको कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक होता है वो सामान्य योग्यता वाला बालक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सामान्य बालक होगा। किसी कार्य विशेष में प्रतिभा संपन्न है तो ये है वो विशेष या दिव्यांग बालक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट योग्यता वाला है। प्रतिभाशाली बालक क्या है? उसके अंदर स्पेशल योग्यता है। ये यहां पर आपका राइट आंसर होगा, यानी उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि वह हर क्षेत्र में, अच्छा, प्रतिभाशाली बालक वो होता है जो हर क्षेत्र में ऑलराउंडर होता है और सब में बेस्ट करता है। बाकी किसी एक कार्य में विशेष है तो उसको अपन प्रतिभा संपन्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो केवल एक ही चीज में एक्सपर्ट होता है। अगला है कक्षा अध्यापन के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, अध्यापक है वो विद्यार्थियों को किस ओर ले जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। चारों ही चीजें क्या है? क्या है ज्ञात और अज्ञात? ज्ञात मतलब जिसके बारे में अपन जानते हैं, उससे अज्ञात की ओर ले जाना। जैसे अपन जानते हैं भैंस के बारे में, अपन भैंस या गाय पढ़ा रहे हैं मान लो, तो गाय के बारे में तो बच्चा जानता है। अब अपन उसको बताएंगे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के पूंछ होती है, ठीक है, गाय के 2 आंखें होती है, ठीक है, ये सारी बातें, गाय घास खाती है, ये सारी बातें समझाएंगे। तो ये तो हो गया ज्ञात से अज्ञात। अब है अज्ञात से अज्ञात, यानी जिस चीज के बारे में अपन जानते ही नहीं। जैसे बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं रॉकेट, ठीक है, अब बच्चा रॉकेट के बारे में जानता है नहीं, अपन बता रहे हैं रॉकेट इस चीजों से बनता है, रॉकेट ऐसे उड़ता है, तो उसके बारे में बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। तो अज्ञात से अज्ञात बिल्कुल ही गलत है। ज्ञात से ज्ञात, जो जानता है उसी को बताना। जैसे बच्चा खाने के बारे में जानता है, अपन कह देंगे खाना होता है, उसको अपन खाते हैं और उससे अपने को ऊर्जा मिलती है। तो ये खाने के बारे में ज्ञात से ज्ञात है, जिसके बारे में बच्चा जानता है उस बात को बताने से कोई मतलब नहीं है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कोई चीज जानता नहीं है उससे जो जानता है उसकी ओर लाएंगे। तो अज्ञात से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जिस चीज को अपन पढ़ाना है वो बच्चे को आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी जो जिस चीज को बच्चा जानता है उससे अनजान चीज की ओर अपने को बढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये राइट आंसर है। अभिवर्ती का मुख्य कारक क्या है? अभिवर्ती है उसका मुख्य कारक क्या है वो आपको बताना है। संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक, या ये सभी। अभिवर्ती है वो क्या है? संज्ञानात्मक घटक है, या भावनाओं को बहन करने वाला है, या व्यवहार को परिवर्तित करने वाला है? तो अभिवर्ती है, अभिवर्ती या अभिरुचि जिसको कहते हैं, ये सभी है, यानी डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है कक्षा कक्ष में अधिकतम छात्रों की सहभागिता प्राप्त करेंगे जब अध्यापन निम्नलिखित विधि से हो। आपको क्या करना है? कक्षा कक्ष में अधिकतर छात्र है वो सहभागिता करें। 1-2 बच्चे आंसर बता रहे हैं और बाकी वाले बैठे हैं मुंह लटका करके, तो उस कक्षा का कोई मतलब नहीं है। यानी अपने को अधिक से अधिक छात्र प्रतिभाग करे, अधिक से अधिक छात्र सीखे और जवाब दे। ऐसा करने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, या दृश्य सर्वे सामग्री विधि। ये विधियां सारी जब आप आगे पढ़ने के लिए जाएंगे बीएसटीसी पीटीईटी करने के लिए, तब आपको वहां पढ़ाई जाएगी। व्याख्यान विधि का मतलब है अध्यापक भाषण देता रहे और बच्चे सुनते रहे, तो उसके अंदर बच्चों की कोई सहभागिता नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है चर्चा विधि, इसके बारे में बात करेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि, केवल अध्यापक है वो किताब पढ़ा दे तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। दृश्य सर्वे सामग्री के उपयोग से, यानी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट या टीवी पर कोई बात बता दे और सुना दे, तो उससे भी ज्यादा बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चे कैसे सीखेंगे भाई? चर्चा विधि, कोई भी टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे, बच्चों के बारे में बच्चों से भी पूछेंगे, उसके बारे में बच्चों से भी सवाल उत्तर करेंगे। अध्यापक सवाल पूछेगा, बच्चे उत्तर बताएंगे, बच्चे कोई समस्या है तो उसको पूछेंगे, अध्यापक बताएगा। इसको चर्चा विधि कहते हैं, और यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा। यानी सभी बच्चे तभी सहभागिता कर पाएंगे जब अपन चर्चा विधि से कोई अध्यापन करेंगे। तो यहाँ बी आपका राइट आंसर है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये विचार किसका था? तो ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिकों का विचार था, और उस मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हुए रूसो, मैकडूगल, मारिया मॉन्टेसरी या टीपी नन। यानी ये बात किसने कही कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यानी आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, ये बात किसने कही थी? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा वो होगा टीपी नन, ये डी आपका सही जवाब है। टीपी नन ने ये बात कही थी। अगला है अभिप्रेरणा एक है। अभिप्रेरणा क्या है भाई? भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, या मनोवैज्ञानिक अवस्था है? तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, और ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। यानी इसको मनोविज्ञान ने भी माना है कि
प्रेरणा से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला है शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है, यानी शिक्षण अभियोगिता क्या है भाई? शिक्षक बनाने की इच्छा, या शिक्षण कार्य में लगन, या शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित योग्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण अभियोगिता कहते हैं यानी आपके पास पढ़ाने की योग्यता हो, तो क्या होगा भाई? शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित योग्यता है, उसको शिक्षण अभियोगिता कहते हैं। स यहाँ पर आपका सही जवाब है, सी इज राइट आंसर। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला सवाल है, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? प्रेरणा शब्द है उसका मनोवैज्ञानिक रूप से अर्थ क्या है? सहज अवस्था है, आंतरिक उत्तेजना है, भौतिक अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रेरणा है वो अंदर से उत्पन्न होने वाली, आत्मा से निकलने वाली आवाज है। प्रेरणा क्या भाई? बच्चे के अंदर से प्रेरित करेगी, उसको आत्मा की आवाज आएगी कि हाँ तू पढ़ ले, बहुत फायदा मिलने वाला है। तो क्या है भाई? आंतरिक उत्तेजना है। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? छोटे बच्चों को शिक्षा तो देनी है लेकिन उसके ऊपर कैसा बोझ नहीं होना चाहिए? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय का बोझ। छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लियो 5-6 साल का बच्चा है, वो उसको पढ़ाना जरूरी है लेकिन उसके ऊपर कैसा बोझ नहीं होना चाहिए? उसको लिखाना नहीं चाहिए, उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको गृह कार्य नहीं देना चाहिए, या विद्यालय का बोझ। तो उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए भाई? गृह कार्य का बोझ नहीं डालना है। छोटा बच्चा है उसको ज्यादा गृह कार्य नहीं देना है। अपेक्षित आप एक आध पेज उसको भरने के लिए दे सकते हैं, लेकिन मान लो हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, सभी में आपने दे दिए भाई। कल छोटा सा बच्चा है, पहली क्लास में आया है कि 5-5 पेज भर के लाएगा, तो क्या है? वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो काम को नहीं कर पाएगा। तो उसके ऊपर गृह कार्य का बोझ नहीं डालना है। सी इज राइट आंसर। अगला है, शिक्षण की परियोजना पद्धति है। शिक्षण की योजना पद्धति है वह किसकी ओर केंद्रित है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या बालक केंद्रित? बालक केंद्रित का मतलब है बालक के ऊपर डिपेंड करती है, बालक को ध्यान में रख के पढ़ाना। या शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक के हिसाब से होनी चाहिए, या किताबों के हिसाब से होनी चाहिए, या प्रोजेक्टर के माध्यम से होनी चाहिए। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा वो डी होगा, बालक केंद्रित होती है। डी आपका सही जवाब है। शिक्षण यानी पढ़ाई की परियोजना है वो बालक केंद्रित होगी। अगला है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? एक अध्यापक है, उसको पाठ पढ़ाने के अलावा और बच्चों को कौन सी चीज सिखानी है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करवाना है, विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन नहीं खोने का सिखाना है, समय का सदुपयोग सिखाना है, या उपयुक्त सभी सिखाना है। तो आपको पता होगा कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करवानी चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में उसको धैर्य बनाए रखने की सलाह और वो बातें गुण विकसित करना चाहिए, और समय का सदुपयोग करना सिखाना चाहिए कि टाइम पास आपको नहीं करना है, आपको घंटे 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, गृह कार्य करना है, सुबह समय पर उठना है, समय पर सोना है, सारी चीज़ें भी सिखानी चाहिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर है वो क्या होगा भाई? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही जवाब है। अगला है, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? मानव अभिवृद्धि है वो कौन से कारक पर निर्भर है? आनुवांशिकता पर, पोषण पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, या ये सभी सही जवाब है। तो मानव की अभिवृद्धि है, मनुष्य है वो बढ़ता है, उस पर कौन से कारक? आनुवांशिकता, उसके माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जिसके माता पिता की हाइट लंबी है, मान लो 6 फुट है, और किसी के माता पिता की हाइट 4 फुट है, तो उसका बच्चा 6 फुट वाले का बच्चा है वो भी लंबा होगा हाइट में, और 4 फुट वाले का हाइट में बोना होगा। तो ये आनुवंशिकता का लक्षण हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन अंदर जो शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं वह, उसका भी प्रभाव पड़ता है। पोषण यानी खान पान का प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा भाई? उपयुक्त तो सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है? आकार बढ़ना किसको कहते हैं? अभिवृद्धि को, परिपक्वता को, विकास को, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा भाई? आकार बढ़ना अभिवृद्धि है। आकार बढ़ना क्या है? अभिवृद्धि है। ए यहाँ आपका राइट आंसर है। विकास का मतलब होता है समय के साथ, जरूरी नहीं शरीर बड़ा हो जाए उसको विकास कहेंगे। कोई 5 साल का बच्चा है और आपने देखा होगा उसका वजन 50 किलो भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उसको क्या कहेंगे? उसको अभिवृद्धि कहेंगे, उसका नाम विकास नहीं है। विकास तो वो होगा जैसे 18 साल का बच्चा है, उसकी दाढ़ी मूछ निकल आई है और वो हाइट में भी 5 फीट
5.5 फीट का हो गया है तो उसको कहते हैं विकास। और परिपक्वता भी कहते हैं जैसे उम्र के साथ, जैसे मान लो 15 वर्ष का है तो उसके अंदर किशोर के लक्षण दिखाई देने चाहिए, 20-25 साल का उसके अंदर युवा के लक्षण दिखाई देने चाहिए, उसको परिपक्वता कहते हैं। तो समझ आ गया आपको, आकार का बढ़ना अभिवृद्धि कहलाता है। ए राइट आंसर है। अगला है अभियोग्यता व्यक्ति की वह दशा है जो व्यक्ति की क्या करती है भाई, बुद्धि क्षमता का संकेत करती है, व्यक्ति की भावी क्षमता का संकेत करती है, व्यक्ति के भावी संबंधों की ओर संकेत करती है, या व्यक्ति की कार्यशैली का संकेत करती है। अभियोग्यता व्यक्ति के अंदर होती है वह किसकी ओर संकेत करती है, तो अभियोग्यता मतलब आपके अंदर क्या योग्यता, आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो व्यक्ति की भावी क्षमता का संकेत करती है कि आने वाले भविष्य में क्या करने वाला है, वो उसकी अभियोग्यता है, उसका टैलेंट है। बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत होशियार है, शुरू से ही पहली दूसरी में पढ़ता है, उसकी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसको हिंदी पढ़नी आती है, उसको इंग्लिश पढ़नी आती है, वो जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेता है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर अभियोग्यता बहुत बढ़िया है, ये आने वाले समय के अंदर बहुत ऊंची पोस्ट पर जाएगा, यानी बहुत बढ़िया पढ़ाई के अंदर ये नाम रोशन करेगा। तो उसको कहते हैं भावी क्षमता का संकेत अभियोग्यता। अगला है अभियोग्यता में पाया जाता है। अभियोग्यता में क्या होता है भाई, व्यक्तिगत विभेद, सामाजिक विभेद, मनोवैज्ञानिक विभेद, या इनमें से कोई नहीं। अभियोग्यता के अंदर कौन सी चीज होती है आपको बताना है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं इसको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूं और टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो सारे मैंने अनिल क्लासेज पर चढ़ा रखे हैं, वहां से आप इनको सरल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो अभियोग्यता में क्या होता है भाई, अभियोग्यता का मतलब अभी अपन ने पिछले सवाल में पढ़ा कि खुद का टैलेंट, तो वो क्या है, व्यक्तिगत विभेद है। हो सकता है एक पिता के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है बहुत ज्यादा होशियार है, 90% मार्क्स ला सकता है, दूसरा बच्चा 40% मार्क्स लाता है, ठीक है, तो ये क्या है, उसके अंदर अभियोग्यता है, अलग अलग अपनी व्यक्तिगत विभेद है। ये यहां पर आपका राइट आंसर है। अगला है अभिवर्ती प्राय होती है। अभिवर्ती कैसी होती है भाई, व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिवर्ती है वह भी क्या होती है भाई, व्यक्तिगत होती है। आपका सही जवाब ए होगा, क्योंकि अभिवर्ती है उसकी वहन करने की जो क्षमता है वो खुद बच्चे पर निर्भर करती है, उसका समाज या समूह से कोई लेना देना नहीं है। अगला है व्यवहार की वे अर्जित प्रवृत्तियां जो स्वतः ही बिना चेतना, प्रयत्न अथवा इच्छा की व्यक्त होती है, क्या कहलाती है। व्यवहार की वे अर्जित प्रवृत्तियां जो स्वतः ही बिना चेतना, प्रयत्न अथवा इच्छा की व्यक्त होती है, क्या कहलाती है। अभिवर्ती कहलाती है, अभिरुचि कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है, या आद्य कहलाती है। व्यवहार के अंदर ऐसी अर्जित प्रवृत्तियां जो अपन ने हासिल कर ली है, अब वो बिना चेतना, प्रयत्न और इच्छा की व्यक्त हो जाती है, क्या कहलाएगी भाई, सीधी सी बात है, वो अपनी क्या बन गई है, आदत बन गई है। क्या बन गई भाई, आदत बन गई। मान लो किसी व्यक्ति ने बीड़ी पीना सीख लिया, ठीक है, तो फिर वो बिना चेतना, प्रयत्न या इच्छा के ही उसकी बीड़ी पीने की इच्छा हो जाएगी। मान लो कोई न कोई नशा करना सीख लिया, अपन ने शुरू शुरू में खाना खाना सीख लिया, क्या कहे सीख लिया भाई, खाना खाना। अब जैसे ही टाइम होगा अपने को भूख लग जाएगी, तो ये अपनी आदत बन गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डी यहाँ आपका राइट आंसर था। अगला, अभिवर्ती से प्रभावित होता है बालक का। अभिवर्ती से बालक का क्या प्रभावित होता है भाई, व्यक्तित्व, व्यवहार, अधिगम, या ये सभी। अभिवर्ती है बालक के अंदर, उससे क्या प्रभावित होगा, तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, बिल्कुल सही है। उसके व्यवहार के अंदर भी परिवर्तन आएगा, उसका अधिगम है वो भी प्रभावित, सीखने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या है भाई, डी है, ये सभी आपके सही जवाब है, ये सभी प्रभावित होंगे अभिवर्ती से। अगला है अभिवर्ती किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में प्रतिक्रिया करने की दशा है। मानसिक प्रवृत्ति, भावात्मक प्रवृत्ति, क्रियात्मक प्रवृत्ति, या ये सभी। अभिवर्ती है वो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अथवा घटना के संबंध में प्रतिक्रिया करने को दर्शाता है। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर है क्या है, डी हो जाएगा, ये सभी प्रवृत्तियां होगी। अगला है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियां ज्ञात होने पर, एक शिक्षक है उसको पता है कि मेरे जो विद्यार्थी है उसका इंटरेस्ट क्या है, तो उससे क्या फायदा होगा, बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलेगी, बालक का पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी, बालक को विद्यालय विषयों में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलेगी, या बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने में सहायता मिलेगी। तो आपको पता है यदि बच्चे का टैलेंट पता है शिक्षक को, तो ये दो चीजें तो परफेक्ट गलत हो गई। बालक का या तो पथ प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी, या बालक के व्यक्तित्व को समझने में। सबसे सही आंसर है वो आपका ए है, कि बालक का जो व्यक्तित्व है उसको समझने में सहायता मिलेगी कि हाँ ये बच्चा है वो किस तरह से और क्या आगे कर सकता है। तो ये यहाँ आपका राइट आंसर था। अगला सवाल है, सिर्फ 2-3 सवाल रहे हैं। अभिरुचि सहायता करती है,
अभिरुचि किस में सहायता करनी है? लक्ष्य तक पहुंचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में या उपयुक्त सभी में। अभिवर्ती है वो क्या सहायता करती है? आप ही बताइए। अभिरुचि है किसी बच्चे की तो उसको लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगी, उसके सीखने में भी सहयोग करेगी, प्रयोजन यानी उसका जो टारगेट है उसको भी हासिल करेगी, सिद्ध करवेगी। तो उपयुक्त यहाँ सभी सही आंसर होगा, डी यहाँ आपका सही जवाब है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आज के अंतिम सवाल है, अभिप्रेरणा के लिए कुंठा से होता है। अभिप्रेरणा के लिए कुंठा हो जाए तो क्या होती है? आत्महीनता, चिंता, अक्षमता या व्यवहार में समस्याएं। यदि किसी बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा के लिए कुंठा उत्पन्न हो जाए, उसको पता चल जाएगी कि इससे तो मेरे को भाई कोई फायदा नहीं है, तो उसमें आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ये यहाँ आपका सही जवाब है। अगला है, विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में किसका योगदान प्रशंसनीय है? यानी विकासात्मक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है? तो यहाँ आपका सही जवाब है स्किनर ने। किसने भाई? विकासात्मकता का सिद्धांत स्किनर ने दिया, तो स्किनर यहाँ आपका सही जवाब है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को जरूर शेयर करें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो पीडीएफ है वो समय पर मिल पाएगी और वीडियो आप सारे अनिल क्लासेस पर देख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।